गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। आज हम हमारे सेकंड चैप्टर भारत के भौतिक स्वरूप को हमारे आज के नए हेडिंग उत्तर भारत के मैदान, जिसको उत्तरी मैदान कहा जाता है, उस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हमने इस पाठ के शुरुआत में पढ़ा था कि भारत को 6 महत्वपूर्ण भौगोलिक भागों में, भौतिक भागों में बांटा जाता है। उसके हिमालय पर्वत जो फर्स्ट जो हमारा भाग था, उसके बारे में हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की। आज हम उसी हिमालय पर्वत से बह के निकलने वाली जो नदियां हैं, वो नदियां अपने साथ पर्वतों से कंकड़, पत्थर, गाद, मृत्तिका, चट्टानों के टुकड़े, पेड़ पौधों के पत्ते, मरे हुए जीवों की अस्थियां अपने साथ बहा करके लेके आते हैं। और बहुत तीव्र गति से, क्योंकि जितनी भी हिमालय के अंदर से निकलने वाली नदियां हैं वो बहुत तेज़ गति से चलती हैं। और वो नदियां आकर के जब मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं, जब तलहटी में आ जाती हैं और समतल मैदान में जब वो प्रवेश करती हैं, तो उनकी जो गति है वो क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। और इसी धीमी गति होने के कारण उस जल के अंदर जितने भी तत्व बह कर के आते हैं वो सारे जमा होने वहाँ पर शुरू हो जाते हैं। उनके जमाव से एक बहुत विशाल मैदान का निर्माण होता है। अब वो मैदान विशाल कैसे बनता है, मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ। यहाँ ये पर्वत है, इस पर्वत से जो नदी निकल के चलेगी तो वो जहाँ से निकल के चलती है वो भाग उसका क्या होता है, संकरा होता है। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ती जाती है मैदान में, तो उसका आगे का जो मुहाना है वो क्या हो जाता है, चौड़ा हो जाता है ऐसे, और बहुत चौड़ा। इस कारण यहाँ जल की गति क्या होती है, तीव्र होती है। और जब वो इस मैदान में आ जाती है यहाँ, तो उसकी गति क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। और जल बहुत लंबे क्षेत्र में, विस्तृत क्षेत्र में फैल जाता है। और जब बाढ़ आती है तो ये क्षेत्र और ज़्यादा विस्तृत हो जाता है, दूर तक फैल जाता है। जब वर्षा ऋतु का मौसम आता है तो इस दौरान जो गाद यहाँ पर जो जमा होती है, उस गाद से जो है किसका निर्माण हो जाता है, मैदान का निर्माण हो जाता है। भारत के अंदर दो महत्वपूर्ण मैदान हैं, उनके नाम मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। एक तो है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान, जिसे गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियाँ जो है क्या करती है, बनाती है। दूसरा आता है हमारे पास सिंधु और सतलुज का मैदान। ये तो उत्तर भारत में बनते हैं हमारे। साउथ में भी कुछ है क्षेत्र, जैसे गोदावरी का मैदान, कृष्णा गोदावरी का भी बोल दिया जाता है इसको। ये भी मैदान का निर्माण कर देती है वहाँ पर। कावेरी का मैदान, कावेरी जो नदी है वो अपने साथ जो है बहाकर लेगी मिट्टी है, उनसे दक्षिण भारत के अंदर एक मैदान का निर्माण करती है, उसको कावेरी मैदान के नाम से जाना जाता है। लेकिन जो सबसे बड़ा जो मैदान है हमारा, जो सबसे उपजाऊ है भारत का, वो उत्तर भारत का मैदान है, क्योंकि वो उत्तरी दिशा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, उत्तरी दिशा में स्थित है। और वो गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो नदियाँ हैं और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं, उनके द्वारा जो जल लाया जाता है, उससे उसका निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं कि जी नदी अगर बह रही है तो फिर वहाँ मैदान कैसे रहेगा। नदी जब कालांतर में बहती थी तो उसकी चौड़ाई क्या होती थी, बहुत ज़्यादा होती थी। समय के साथ साथ उसका बहाव क्या हो गया, कम, और वो बहुत कम स्थान घेरना उसने क्या कर दिया, शुरू। तो ये जो सुदूर का क्षेत्र है ये किसके अंदर निर्मित हो गया, मैदान में। क्योंकि बाढ़ जब आती है तो ये नदियाँ अपने साथ बहाकर लाए हुए तलछट को जो है अपने किनारों पर क्या कर देती है, जमा कर देती है। और उन किनारों के आसपास के क्षेत्र के अंदर मैदान का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं उत्तरी मैदान की। तो ये तीन महत्वपूर्ण नदी यहाँ पर जो मैंने आपको बताई थी, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, और उसकी सहायक नदियों से ये बनता है। और इस मैदान के अंदर कौन सी मृदा है, जलोढ़। अब इसको जलोढ़ क्यों कहते हैं, अभी हम इसको जानेंगे। कि जल जमा में ओढ़, यानी कि जल को ओढ़ करके जो मिट्टी आती है, तो नहरें जो हैं, सॉरी नदियाँ जो हैं, अपने साथ इन मिट्टियों को क्या करती है, बहा करके लेके आती है। तो उस मिट्टी को क्या बोला जाता है, जलोढ़ बोला जाता है। और ये दो प्रकार की होती है बेटा, एक तो होती है बांगर, ये तो होती है पुरानी जलोढ़। कौन सी जलोढ़ होती है, पुरानी जलोढ़।
और दूसरी जो हमारे पास होती है वो होती है खादर, ये होती है नवीन जलोढ़। इसको क्या बोला जाता है? नवीन जलोढ़। अब ये क्यों होता है? पुरानी जलोढ़ तो मैंने आपको बताया, जब बाढ़ आया था प्राचीन काल में तो सुदूर क्षेत्र तक नदी ने अपनी मिट्टी को बिछा दिया था, लेकिन अब उस क्षेत्र के अंदर उस मिट्टी का जल जाता नहीं है, उस मिट्टी के अंदर वो जल जाता नहीं है नदी का। तो वो तो क्या रह गई? पुरानी रह गई, प्राचीन काल में बनी हुई है। जैसे कि हरियाणा है, अब हरियाणा में गंगा नदी नहीं बहती है, तो इसलिए हमारा जो क्षेत्र है वो किस में आता है? बांगर में आता है। किस में आता है? बांगर में आता है। खादर वो होती है जहां पर आज भी ये नदी जो है नई जलोढ़ मिट्टी ला करके क्या कर देती है? जमा कर देती है। और ये कहाँ होते हैं? जहां पर गंगा नदी बहती है उसके जो किनारे होते हैं वहां पर नई जलोढ़ जो है वो आती रहती है उसके जल के साथ। तो उसको क्या बोला जाता है? खादर। जैसे बिहार है, यूपी का जो क्षेत्र है, वहां आज भी कौन सी जलोढ़ पाई जाती है? खादर जलोढ़ पाई जाती है। तो इसलिए यहाँ हमें ये पता लग गया कि ये मैदान जो है जलोढ़ मृदा से क्या है? बना है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद के में स्थित बड़े बेसिन में जलोढ़ों का क्या हुआ? निक्षेप हुआ। गिरिपाद का मतलब होता है जो पर्वत होता है उसके पाँव के नीचे। तो जैसे ये पर्वत हो गया, तो ये इसका जो है पाँव है यहाँ पर, जिसके ऊपर ये खड़ा है। तो इन क्षेत्रों में जिनका निर्माण होता है, नदियाँ जो ऊपर से जल बहा करके लेके आती है, तो इन क्षेत्रों में जो निर्माण होता है उसको क्या बोला जाता है? गिरिपाद। और इसी जगह को क्या बोला जाता है? द्रोणी। बेसिन इसलिए बोला गया, द्रोणी होती है नदी के अंदर जल की धाराएं जो आकर के मिलती हैं। देखो, एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे ये पर्वत है, इसमें जलधारा जो निकलती है, गंगा नदी का मतलब ये नहीं है कि यहाँ से एक नदी निकलती है और चल पड़ती है, ऐसा नहीं होता है। कैसा होता है कि ये पर्वत हो गया हमारा, इस पर्वत से क्या होता है? जल धाराएं निकल के चलती है। एक यहाँ से चल पड़ी, एक यहाँ से चलती है, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, और ये आगे जा करके क्या हो जाती हैं? एक दूसरे में मिल जाती हैं और एक बहुत बड़ी विस्तृत नदी का क्या ले लेती हैं? रूप ले लेती हैं। तो ये जो चल रही है इनको क्या बोला जाता है? द्रोणी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? द्रोणी। जब कोई भी जलधारा अपने जल को मुख्य जलधारा में क्या कर देती है? मिला देती है, उसको तो हम क्या कहते हैं? द्रोणी कहते हैं। अब यहाँ एक दूसरा शब्द और समझा देता हूं। एक होती है वितरिका। क्या होती है? वितरिका। द्रोणी का तो पता लग गया आपको। एक होती है वितरिका, या इसको वितरिका भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? वितरिका। वितरिका का मतलब होता है वितरण करना। वितरण का मतलब होता है फैलाना। क्या होता है? फैलाना, फैलाव कर देना। एक तो क्या कर रही थी? द्रोणी तो मिलान कर रही थी, बढ़ा रही थी। और वितरिका जो होती है वो क्या करती है? फैलाव कर देती है। फैलाव का मतलब क्या हुआ कि जैसे ये नदी है, ये बह रही है और धीरे धीरे इसके तटबंधों से अन्य जो है वितरिकाएं फट जाती है, जो इसके जल को लेकर के दूसरे क्षेत्र में क्या है? जा रही है। ये जो नदी का जल था इसको लेकर के कहाँ जा रही है? दूसरे क्षेत्र में जा रही है। यहाँ आकर के एक और दूसरी फट जाती है, यहाँ फट जाती है, यहाँ फट जाती है। तो ये नदी के जल को क्या करती है? अपने साथ दूसरे क्षेत्र में क्या करती है? ले जाती है। तो वितरण कर रही है जल का, तो इनको क्या बोला जाता है? वितरिका। तो समझ में आ गया आपको कि द्रोणी किसे कहते हैं और वितरिका किसे कहते हैं। तो यहाँ पर ये द्रोणी है। जलोढ़ों का निक्षेप होता है। निक्षेप का मतलब होता है जमाव। निक्षेप का मतलब क्या होता है? जमना, जमाव होना। तो ये यहाँ जो मैदान का निर्माण हुआ वो लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 2400 किलोमीटर लंबा है और 240 किलोमीटर के आसपास इसकी क्या है? चौड़ाई है। इतना बड़ा जो है मैदान भारत के अंदर क्या हुआ है? निर्मित हुआ है। और मैदान की एक खास विशेषता मैं आपको बता दूं, ये उपजाऊ होता है। उपजाऊ होने की वजह से यहाँ पर जनसंख्या क्या रहती है? ज़्यादा रहती है। क्योंकि एक तो यहाँ रहना बिल्कुल आसान हो जाता है, समतल क्षेत्र है, उसके ऊपर मकान बनाना आसान है, रेलवे का निर्माण करना बिल्कुल आसान है, उद्योग धंधे वहाँ पर स्थापित करना बहुत आसान है, सड़कें वहाँ बनाना बहुत आसान है, जल वहाँ पर प्रचुर मात्रा में मिल जाता है, कृषि उत्पादन वहाँ पर बढ़ता है। तो जब सभी को वहाँ पर रोजगार मिलेगा तो वहाँ की जनसंख्या बढ़नी क्या है? स्वाभाविक है। कई बार ये प्रश्न आ जाता है कि मैदानों के अंदर सघन जनसंख्या क्यों होती है, तो वो मैं रीज़न बता दिया मैंने आपको। तो यहाँ का जो जनसंख्या बढ़ रही है उसका कारण यह बताए। देखो, मृदा का आवरण बहुत उपजाऊ है, पानी की यहाँ पर उपलब्धता होती है, जलवायु भी यहाँ क्या होती है? बिल्कुल अनुकूल होती है। और कृषि की दृष्टि से भारत का सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र है। और मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं, पूरे विश्व के अंदर जो गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान या उसका जो डेल्टा है वो विश्व का सबसे उपजाऊ मैदान है। क्या है? विश्व का सबसे उपजाऊ मैदान है ये मैदान, पूरे विश्व का।
नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाता है कि जो उत्तरी पर्वतों से निकलने वाली जो नदियों का निक्षेपण यानी कि जमाव का जो काम है वो नदियां करती रहती है। जितनी भी नदियां इस क्षेत्र से निकलती है वो निक्षेपण का काम जो है लगातार बिना थके दिन रात सैकड़ों वर्षों से क्या है कर रही है। नदी के निचले भागों में ढाल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ये भी मैंने आपको समझाया था। और नदी की गति क्या हो जाएगी, धीमी। धीमी होगी तो क्या होगा, परिणाम स्वरूप नदीय द्वीपों का भी क्या हो जाता है, निर्माण। कैसे होता है, जब बहाव बहुत ज़्यादा होता है और जब उसका कम होता है तो एक स्थान पर मिट्टी को जमाना क्या कर देती है, वो शुरू। और कई बार क्या होता है, एक स्थान पर मिट्टी बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, जमा हो जाती है। मान लो सपोज करो कि नदी के अंदर बाढ़ आई हुई है और वो एक स्थान के ऊपर बहुत ज़्यादा मिट्टी का क्या कर देती है, जैसे निर्माण कर दिया, यहाँ ये मिट्टी हो गई। फिर क्या हो गया, उसका बहाव कम हो जाता है, पानी का जो जल स्तर है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। घट जाएगा तो वो पानी इसके ऊपर नहीं चढ़ेगा, यहाँ से गुजरना शुरू हो जाएगा दाएं बाएं से। तो इस प्रकार जो है नदी के अंदर ही एक सतल भाग उभर जाता है, ये वाला। ये सतल भाग नदी के अंदर ही उभर गया और इसी को किसका नाम दिया जाता है, द्वीप का नाम दिया जाता है। और इन द्वीपों को क्या बोला जाता है, नदी द्वीप। एक होता है सागरीय द्वीप, जैसे कि अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप। एक होता है खाड़ी द्वीप, बंगाल की खाड़ी में स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। ये देखिए, नदियों के जो निचले जो क्षेत्र होते हैं उसके अंदर गाद क्या हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है। और उसके कारण ये बहुत सी धाराओं में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और इन धाराओं को हम वितरिका कहते हैं। क्या कहते हैं, वितरिका कहते हैं। अभी मैंने आपको दोनों चीज़ें बताई थी, द्रोणी किसे कहते हैं और वितरिका किसे कहते हैं। अब एक नया शब्द आ जाता है हमारे पास, दोआब। इसका एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। दो प्लस में आब से मिलके बना है ये सब। दो का मतलब तो हो गया हमारे पास दो, और आब जो है ये उर्दू भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है, उर्दू का। कौन सी भाषा का शब्द है ये, उर्दू का शब्द है। और इसका अर्थ क्या होता है, पानी होता है। क्या होता है इसका अर्थ, पानी होता है। अर्थात दो नदियों के बीच का क्षेत्र, जहां पर दो नदियां मिलती है या दो नदियों के द्वारा किसी भी क्षेत्र का निर्माण किया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, दोआब बोला जाता है। अब यहीं पर पंजाब आ गया हमारे पास। क्या आ गया हमारे पास, पंजाब। अब पंजाब का मतलब क्या हो गया, पंच जमा में आब। पंच जमा में आब, पंच का मतलब कितना हो गया, पांच। जहां पांच नदियां मिलकर के किसका क्या करती है, निर्माण। तो यहां पर वो पांच नदियां कौन कौन सी है, कुछ एक मुख्य नदियों के नाम बताता हूं मैं। सतलुज है, रावी है, चनाब है, व्यास है, झेलम है। इन नदियों के द्वारा जो है इन क्षेत्रों का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, पंजाब बोला जाता है। तो जो हमारा उत्तरी भारत का मैदान है उसको हम तीन उपवर्गों में बांट लेते हैं। फिर तीन में कैसे बांटेंगे, जो पश्चिमी जो क्षेत्र अभी मैंने बात की थी पंजाब की, एक तो वो क्षेत्र हो गया, क्योंकि ये पंजाब भारत के किस में स्थित है, पंजाब में स्थित, पश्चिमी भाग में स्थित है। ये किसके द्वारा निर्मित होता है, पश्चिम में भारत की कौन सी नदियां बहती है, सिंधु और उसकी सहायक नदियां, जो मैंने अभी आपके सामने नाम लिखे थे। ये देखिए, सिंधु और इसकी सहायक नदियां इसको बनाती है। और इसका बहुत बड़ा भाग, क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए तो पंजाब और सिंध का जो प्रांत है वो सारा का सारा किस में चला गया था, पाकिस्तान में चला गया। तो हमारे पास छोटा क्षेत्र आया था पंजाब का, उसका भी आधा टुकड़ा। क्या कहता है ये देखिए, सिंधु की सहायक नदियां अभी मैंने नाम बताया था आपको, झेलम है, चेनाब है, रावी है, व्यास है और सतलुज हिमालय से निकलती है। और मैदान के इस भाग में दोआबों की संख्या क्या है, बहुत ज़्यादा है। क्योंकि कहीं पर दो नदियां मिल जाती है, कहीं पर तीन मिल जाती हैं, कहीं पर जो है पांच मिल जाती है। उसके अलावा जो दूसरा हमारे पास जो आता है, इसके अलावा जो दूसरा हमारे पास जो आता है उसको जो हम कहते हैं, वो देखिए। अब आप यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ मैं दोबारा। अब आता हमारे पास गंगा का मैदान। ये देखिए, गंगा का जो मैदान है वो बड़ा विस्तृत है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं, घग्गर है, तिस्ता है। ये किसका निर्माण करेगा, हरियाणा में, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड का जो भाग है वहाँ पर जो मैदान फैला है पश्चिमी बंगाल तक, उसको क्या बोलते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। उसके बाद जो है ब्रह्मपुत्र का भी जो मैदान है वो इसके पश्चिम में कहाँ पर स्थित है, असम में स्थित है। नेक्स्ट अब हम पहुंच रहे हैं आगे। जो उत्तरी मैदान है वो सामान्यतः जो है ऊंचा वचों में बिना किसी विविधता वाले समतल जो है स्थल के रूप में है। यहाँ पर ना तो कोई पठार है, ऊंची नीची जगह नहीं है, ना कोई घाटियां हैं, बिल्कुल स्पाट और क्या है, समतल है। लेकिन जो भौगोलिक जो आकृतियां हैं उसमें विविधता वो मैंने आपको बताई कि कहीं पर जो है बांगर है, कहीं पर खादर है, और एक वो स्थान है जिसे भाबर भी बोला जाता है।
क्या बोला जाता है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, भाबर के बारे में आप क्या जानते हैं। तो नदी जब पर्वतों से निकलकर मैदान में प्रवेश करती है, मैदान में क्या करती है, वो प्रवेश करती है तो एक बहुत चौड़ी पट्टी हो जाती है उसकी। पहले तो क्या होती है, संकरी होती है, मैदान में आती है तो मैंने आपको एग्जाम्पल करके बताया था ना कि उसका मुहाना आगे से क्या हो जाता है, विस्तृत हो जाता है। एक अच्छी पट्टी का क्या करता है, निर्माण करती है, और उन पट्टियों के अंदर ये अपनी उस गाद को जमाना शुरू कर देती है, जिसके अंदर नमी की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। और ऐसे मैदानों को क्या कहते हैं, भाबर कहते हैं। देखो कि नदियां पर्वत के नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 6 से 16 किलोमीटर की एक चौड़ी पट्टी में एक गुटिका निक्षेपण करती है, इसे भाबर कहते हैं। और सभी सरिताएं इस भाबर में ही क्या हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं, और नदियां यहाँ पर ज़मीन के नीचे बहना शुरू हो जाती है, दिखाई नहीं देती है, देखिए। और ये पट्टी दक्षिण में सरिताएं और नदियां पुनः फिर क्या हो जाती है, निकल जाती है, और यहाँ पर एक दलदली क्षेत्र का ये निर्माण कर देती है। और उसके अंदर नमी की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, तराई क्षेत्र। दो क्वेश्चन हमारे यहाँ कंप्लीट हो गए हैं। और भाबर किसे कहते हैं और तराई क्षेत्र किसे कहते हैं। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होती है, वनस्पति और जंगली जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है, बिल्कुल संघन होता है। बंटवारे के बाद पाकिस्तान आए हुए शरणार्थियों ने जो है कृषि योग्य जो भूमि थी उसको उपलब्ध करने के लिए इन्हीं जंगलों को काटा था। उसके बाद उत्तरी जो मैदान है हमारा विशाल है, पुराने जलोढ़ से बना हुआ है, और ये नदियाँ बाढ़ के मैदान के ऊपर स्थित है, वेदिका जैसी आकृति को प्रदर्शित करती है। इनको क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। इस क्षेत्र की जो मृदा होती है वो चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, कंकड़ कहते हैं। बाढ़ वाले जो हमारे मैदान है जो नए हैं उनको क्या बोला जाता है, खादर। दोनों ही मैंने आपको बता दी थी, जो बांगर है वो प्राचीन जलोढ़क है, और खादर जो है वो क्या है, नवीन जलोढ़क है। खादर जो है वो ज़्यादा उपजाऊ है, बांगर जो है वो कम उपजाऊ होती है। नेक्स्ट जो हमारे पास जो पॉइंट स्टार्ट होता है वो होता है प्रायद्वीपीय पठार की। भारत के अंदर जो पठार पाए जाते हैं उसको हम प्रायद्वीप के बारे में मैंने आपको बता दिया था। वो स्थान जो तीन और किससे घिरा हुआ हो जल से, तो भारत का जो मध्य भाग है उसके अंदर पठार हैं। उसमें कौन आ जाएगा, कुछ गुजरात का हिस्सा, कुछ महाराष्ट्र का, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये क्षेत्र है। तो यहाँ पर दो तीन पठार आप पढ़ेंगे, दक्कन का पठार है, मालवा का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है। और छोटा नागपुर का पठार तो बहुत में बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर कोयला लोहा जो है बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। और ये छोटा नागपुर का पठार जो है वो झारखंड में क्या है, स्थित है। तो दो तीन भागों में हम इसको बांटते हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और ये जो पठार है ये सबसे प्राचीन स्थलाकृति है भारत की। तो प्रायद्वीपीय जो पठार है ये एक मेज़ के आकार का है। मेज़ के आकार, जैसे कि मेज़ ज़मीन से उठी हुई होती है, जब भी हम मेज़ को रखते हैं ज़मीन पे तो वो ज़मीन से क्या होती है, ऊपर उठी हुई होती है। तो ये भी जो है अन्य जो मैदान है उससे ये भाग क्या है, उठा हुआ है। और जैसे मेज़ ऊपर से बिल्कुल सपाट और समतल होती थी, ये बिल्कुल सपाट और क्या है, समतल। कई बार ये प्रश्न आ जाता है कि जो प्रायद्वीपीय पठार है भारत का उसका जो आकार कैसा है, उसका समतल कैसा है, तो कैसा है उसका, मेज़ का, मेज़ के जैसे। इसका निर्माण जो है किससे हुआ, आग्नेय और रूपांतरित शैलों से। नदियों ने इसका निर्माण नहीं किया, लावा निकला है ज़मीन के अंदर से, लावा निकल करके भूमि के भूपृष्ठ पर क्या हो गया, फैल गया, उससे इन पठारों का निर्माण हुआ है। दक्कन का ट्रैप, और इसी से काली मिट्टी का निर्माण भी हुआ है। यानी कि पृथ्वी के गर्भ के अंदर जब बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ गया, उस तापमान की वजह से क्या हुआ कि अंदर की जो भूगर्भ की जो चीज़ें थी वो क्या हो गई, पिघल गई। और पिघल करके गर्म होकर के वो किसकी तरफ बहना शुरू होगी, भूपर्पटी की तरफ। और जिस भूपर्पटी का भाग कमज़ोर था उसको उसने क्या कर दिया, फाड़ दिया। जैसे ये भूपर्पटी है और यहाँ से लावा कहाँ आ रहा है, भूपर्पटी के ऊपर आ रहा है। और मान लो यहाँ से भूपर्पटी कमज़ोर थी, उसने यहाँ से इसको क्या कर दिया, फाड़ दिया, दरार दे दी। दरार आने के बाद ये इस ज़मीन के ऊपर बहना क्या हो गया, शुरू। जब ये ज़मीन के ऊपर बहेगा तो इसका सतह क्या हो जाएगा, ज़मीन से ऊपर हो जाएगा। और यहाँ आकर के ये लावा क्या हो गया, जम गया। और किसका निर्माण हो गया, पठार का। ये ऐसे पठार का निर्माण होता है। ये है भूगर्भ। इस गर्भ के अंदर से ये लावा चल रहा है, क्या चल रहा है, लावा चल रहा है। यहाँ हम पठार को दो भागों में बांटते हैं, एक तो मध्य उच्च भूमि जो क्या है थोड़ी सी ऊंची है, और दूसरा क्या है, दक्कन का पठार है, बड़ा उपजाऊ भी है और इसके साथ साथ इसके अंदर बहुत ज़्यादा खनिज भी पाए जाते हैं।
क्या कहता आगे देखो, नर्मदा जो नदी है उसके उत्तर द्वीपीय जो पठार होता है प्रायद्वीपीय, उसको क्या बोला जाता है? मालवा का पठार। उसकी जो मध्य भूमि जो है उसको उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। दूसरा, यहाँ पर दो श्रृंखलाएं हैं, एक तो विंध्याचल श्रृंखला जो भारत को दो समान भागों में बांटती है, दूसरा यहाँ पर सतपुड़ा के जंगल भी हैं, और तीसरा यहाँ के उत्तर पश्चिम में क्या है, अरावली जो है पर्वत है, जो राजस्थान और कहाँ तक फैला हुआ है, गुजरात और हरियाणा तक फैला हुआ है। पश्चिम में धीरे धीरे राजस्थान के बलुई और पथरूले जो है इस मरुस्थल इसमें क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। इस क्षेत्र में बहने वाली नदी कौन सी है? चंबल है, सिंध है, बेतवा है और केन। और ये जो नदियां हैं ये दक्षिण पश्चिम से किसकी तरफ बहती है? उत्तर पूर्व की तरफ, यानी कि दक्षिण से विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती है, सतपुड़ा के पठारों से ये निकलती है और कहाँ पर चलती है? उत्तर पूर्व की तरफ। और बहुत सी नदियाँ तो ये ऐसी हैं जो गंगा में जाकर के क्या हो जाती है? मिल जाती है, और यहाँ एक विस्तृत जो है क्षेत्र का ये निर्माण कर देती है। ये देखिए आप, ढाल होता है यहाँ। उच्च भूमि जो है पश्चिम में चौड़ी है लेकिन पूर्व में क्या होती है? संकीर्ण है। इस प्रकार जो पूर्वी जो पठार है उसको क्या बोला जाता है? बुंदेलखंड का पठार या बंगेलखंड का पठार। मध्य प्रदेश में है ये क्षेत्र, बुंदेलखंड का पठार बोलते हैं इसको। इसके पूर्व में और जाओगे तो दामोदर नदी के द्वारा अप्रवाहित जो है छोटा नागपुर का क्या है? पठार है, ये झारखंड में स्थित है। दक्षिण का जो पठार है वो त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की क्या है? श्रृंखला है पर्वत की, जबकि इसी के अंदर जो है महादेव की पहाड़ियां भी हैं और कैमूर की पहाड़ियां भी हैं और मैकाल की पहाड़ियां भी हैं। सतपुड़ा का जो वन क्षेत्र है और सतपुड़ा के जो पर्वत हैं वहां पर ये पहाड़ियां स्थित हैं। भारत के जो भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ी और श्रृंखलाओं की स्थिति को हम क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। दक्षिण का जो पठार है वो पश्चिम में ऊंचा है और पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। इस पठार को का एक भाग जो उत्तर पूर्व में है जिसे हम क्या कहते हैं? मेघालय का पठार भी कहते हैं, उत्तरी कछार पहाड़ी के नाम से भी इसको जाना जाता है, और इसके भ्रंश को जो है छोटा नागपुर का पठार भी कहते हैं। और ये पूर्व में स्थित है जहाँ पर गारो, खासी और जैंतिया की पहाड़ियाँ हैं। ये जो भारत के मध्य भाग की चर्चा करें, मध्य भारत के अंदर जितने भी राज्य आते हैं, छत्तीसगढ़ है, बंगाल का कुछ क्षेत्र है, मेघालय का क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का है, छत्तीसगढ़ का है, गुजरात का है, महाराष्ट्र का है, इन क्षेत्रों के अंदर ये पठार जो हैं फैले हुए हैं। तो दक्षिण के पठार का जो पूर्वी और पश्चिमी जो सिरा है, इनके ऊपर जो पूर्वी सिरा उसके ऊपर तो कौन सा घाट है? पूर्वी घाट है। और पश्चिमी जो सिरा है उसके ऊपर कौन सा घाट है? पश्चिमी घाट है। जो पश्चिमी घाट है वो पश्चिमी जो तट है उसके क्या है? बिल्कुल समांतर है। जैसे ये है भारत का नीचे का मैप, तो इसी के समांतर है ये पश्चिमी जो पूर्वी तट है हमारा, और ये हमारा कौन सा तट है? पश्चिमी तट है। तो यहाँ पर कौन सा घाट है? पश्चिमी, और यहाँ पर कौन सा घाट है? पूर्वी घाट है। अब जो पश्चिमी घाट है उसके अंदर तीन घट्टे बने हुए हैं। कितने घाट बने हुए हैं? तीन घाट बने हुए हैं। उनके नाम है क्या? कौन कौन से हैं? थाली भरी पालक की, यानी कि थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। कई बार हमें पता नहीं लगता कि ऊपर कौन सा नीचे कौन सा, उसके लिए मैं क्लू देता हूं आपको। थाली भरी पालक की, तो थे से क्या बन गया? थाल, भै से क्या बन गया? भोर, और पा से क्या बन गया? पाल। ये तीन घाट है, थाल, भोर और पाल। थाल घाट और भोर घाट जो आपस में जुड़े हुए हैं महाराष्ट्र के अंदर ये स्थित है। मैप के अंदर हम इनको बहुत अच्छे से जान सकते हैं। उसके बाद हमारे पास पश्चिमी जो घाट आते हैं उसके अंदर पर्वतीय वर्षा बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि ये ऊंचे हैं। पूर्वी घाटों की तुलना में पश्चिमी घाट के अंदर जो पर्वत और चोटियाँ हैं वो क्या है? ऊंची ज़्यादा है। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कई बार, ये देखो अन्नामुद्दी। अन्नामुद्दी जो है ये पश्चिमी घाट के ऊपर स्थित सबसे ऊंची चोटी है। हालांकि यहाँ डोडा बेटा भी है, तो सबसे ऊंची कौन सी है? अन्नामुडी। कई बार ये प्रश्न आ जाता है कि जो पश्चिमी घाट है उसकी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला का नाम बताइए, उसकी चोटी का नाम बताइए, तो अन्नामुडी। उसके बाद जो पूर्वी जो घाट है वो कम ऊंचा है, क्या है? इसकी अपेक्षा कम ऊंचा है, और वहाँ की जो चोटी है वो कौन सी है? महेंद्रगिरी है। ये देखिए आप, तो अन्नामुडी की जो ऊंचाई है वो 2695 है और महेंद्रगिरी की जो ऊंचाई है वो 1500। इससे हमें पता लगता है कि पूर्वी घाट के अंदर जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ जो शिखर बने हुए हैं वो पश्चिमी घाट की अपेक्षा क्या हैं? कम ऊंचे हैं। तो इसी कारण पश्चिमी घाट के ऊपर वर्षा ज़्यादा होती है और पूर्वी घाट के ऊपर वर्षा भी क्या होती है? कम होती है। ये बहुत बड़ा रीज़न है, ये बहुत बड़ा रीज़न है इसका। इसके अलावा जो है उड्डमंगलम, जिसे ऊटी कहा जाता है, तमिलनाडु में है ये हमारी,
ये उन्हीं क्षेत्र में है, पश्चिमी घाट और जो पूर्वी घाट जहाँ पर मिलते हैं, नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में, उन भागों में स्थित ये एक बहुत ही अच्छा सुहाना पर्वतीय स्थल है। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता काली मिट्टी, मैंने आपको पहले बताया था कि दक्कन ड्रैप की देन है, यहाँ काली मिट्टी बहुत ज़्यादा मिलती है, जिसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, और इसका जो उत्पादक है वो सेल कौन सी है, आगन्य है, और बहुत उपजाऊ होती है ये। इन सेलों का समय के साथ अपर्दन हुआ है, इनसे काली मिट्टी का क्या होता है, निर्माण होता है। अरावली की पहाड़ियाँ और प्रायद्वीपीय पहाड़ी के पश्चिम और उत्तरी जो पश्चिमी जो किनारे पर स्थित है ये बहुत अधिक अपर्दित और खंडित पहाड़ियाँ हैं। ये गुजरात से लेकर दिल्ली और दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व तक क्या हुई है, फैली हुई है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है भारतीय मरुस्थल। कौन सा पॉइंट आ जाता है हमारे पास, भारतीय मरुस्थल। इसके बारे में हम हमारी आगे की कक्षा में अध्ययन करेंगे। थैंक यू बेटा।